Hello everyone, welcome to India's largest learning platform that is obviously an academy and very good morning to all of you. तो आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक बार फिर इंट्रोडक्शन। तो मेरा नाम है अनुराग शर्मा और मुझे यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज की फील्ड में पढ़ाते हुए लगभग 8 वर्षों से अधिक का अनुभव है। और जो सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर आज वो हैं ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। मतलब आज तो ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, आने वाले कुछ समय में मैं आपको पॉलिटी और इकोनॉमी भी पढ़ाऊंगा और ये सारे सब्जेक्ट्स मैं आपको प्रीलिम्स और मेंस लेवल पर पढ़ाऊंगा, है ना। और इनमें से ज्योग्राफी जो है वो ऑप्शनल लेवल पर भी पढ़ाऊंगा। ठीक। तो मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ है वो है MRSC देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से, मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क वो MPBU भोपाल से। ठीक। ये आपके सामने जो मेरी टेलीग्राम की लिंक है उसको प्लीज़ आप कॉपी करिए और इस ग्रुप को ज्वाइन करिए, क्योंकि आपके और मेरे बीच कम्युनिकेशन का ये वाइटल लिंक है। ठीक। जो भी नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा, जो भी क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करूंगा, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो सारे इसी चैनल के माध्यम से क्लियर होंगे। तो मुझसे अगर डायरेक्टली आपको कांटेक्ट करना है तो यू कैन यूज दिस लिंक, यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप। ठीक। और ये साथ साथ अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक भी है, इस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको जो भी आने वाले समय में स्पेशल लेक्चर जो मैं लूँगा उनके बारे में आपको जानकारी मिले। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई कि अनअकैडमी पे आपको क्या क्या मिलता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मिलती है वो है डेली लाइव क्लास आपके सब्जेक्ट्स की, पूरे कोर्स की, है ना। लाइव क्लास में आप अपने फैकल्टी से इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर कर सकते हैं। अगर आप लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं तो रिकॉर्डेड क्लास का भी आपके पास ऑप्शन है, आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं, है ना। लेकिन एडवाइजेबल यही रहेगा मेरी तरफ से कि आप लाइव क्लास रन करें डेली। ठीक है ना, क्योंकि वो बेटर वे में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं टीचर से। फर्दर स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको मिलता है जो कि आपके एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से है। ठीक है, एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से है। ठीक। ध्यान रखिएगा, पहला फोकस हमारा जो यहाँ पर है वो है आपका सिलेक्शन। ठीक। तो कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें, फालतू की चीज़ें जो सिलेबस के आउट ऑफ बाहर हैं वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं करी गई हैं। तो जो भी स्ट्रक्चर्ड अपन बना रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है। फर्दर लाइव टेस्ट और क्विज आपको मिलते हैं, क्योंकि लाइव टेस्ट जो है, सॉरी, जो टेस्ट जो हैं वो आपके सेल्फ एवेल्यूएशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और सेल्फ एवेल्यूएशन इज़ अ मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको लाइव टेस्ट मिलते हैं वो ऑल इंडिया लेवल के हैं। ठीक। तो लगभग लगभग आपको एग्जाम एक्सपोजर मिलता है। ठीक। क्योंकि बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ इनको करते रहिए, है ना, कंटिन्यू। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको अनलिमिटेड वे में एक्सेस हैं। ठीक है। तो कभी भी कहीं भी आप कैसी भी ये ज्वाइन कर सकते हैं और इनको अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। केवल उसके लिए आपको करना है वो है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो गूगल प्ले से, एप्पल यूज़र है तो ऐप स्टोर से डाउनलोड करिए और पढ़ाई स्टार्ट करिए, क्योंकि यहाँ पर फ्री कंटेंट भी बहुत सारा अवेलेबल है। ठीक। वन ऑफ द बेसिक मोटो ऑफ अनअकैडमी इज क्या है भाई कि गुड क्वालिटी एजुकेशन जो है वो या तो फ्री या फिर बहुत कम फीस में बच्चों तक पहुंचाना है। ध्यान रखिए, पेड कोर्सेज भी हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है। ठीक। तो यदि आपको अच्छा लगता है तो आप पेड कोर्स भी ज्वाइन करिए। ठीक। लेकिन फ्री कोर्सेज भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो प्लीज़ इस लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके पढ़ाई को स्टार्ट करें, है ना। पढ़ाई में कोई ब्रेक नहीं। फर्दर अपन आगे देखते हैं भाई, आपको यहाँ बहुत बेहतर और हाई लेवल टीचरों से पढ़ने का मौका मिलता है। काफ़ी अच्छे एक्सपोजर वाले टीचर्स हैं, काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस वाले टीचर्स हैं, ऑल इंडिया लेवल के टीचर्स हैं जिन्हें लगभग लगभग सभी लोग जानते हैं फील्ड के। ठीक। ध्यान रखिएगा, मृणाल सर हैं, रोमन सर हैं। ठीक। तो इन्हें सुदर्शन सर हैं, इन्हें सभी लोग जानते हैं लगभग। ठीक है। तो इनसे पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। फर्दर कॉम्प्रिहेंसिव वे में सिलेबस कवर अप होगा यहाँ पर, है ना। शॉर्ट में सिलेबस कवर अप नहीं होगा। तो सारे सब्जेक्ट्स जो आपके जो एग्जाम में फोकस्ड हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए यूपीएससी सीएससी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, तो लगभग लगभग सारी चीज़ें यहाँ पे कवर है और कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वाला एग्जाम है, अंडरस्टैंड डेवलप करने में समय लगता है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं फिर। तो यहाँ यूपीएससी पे जो पेड कोर्सेज हैं वो दो प्रकार के हैं। यूपीएससी सीएससी के लिए जो कोर्स चल रहे हैं वो है प्लस कोर्स एक और एक आइकनिक कोर्स है। ठीक है। तो प्लस कोर्स में आपको जो फैसिलिटीज मिलती है वो है लाइव क्लास आपको मिलेंगी, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस आपको मिलेगी और शेड्यूल्ड स्ट्रक्चर मिलेगा, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा पूरा। ठीक। तो चाहे तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत सारे बैचेस, बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप उनमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और जिस फैकल्टी से आप पढ़ना चाहें उनसे पढ़ सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप अनुराग 27 कोड्स के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर है। मान लीजिए आपकी फीस ये है, डिस्काउंट के पहले, तो आप 10% डिस्काउंट के बाद आपको ये फीस मिलेगी। ठीक।
ये फीस पड़ेगी। फर्दर जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए एडवाइजेबल है कि भाई आप लॉन्ग कोर्स ज्वाइन करिएगा, है ना। और जो ऑलरेडी एक साल कुछ समय तक प्रिपरेशन कर चुके हैं, कुछ समय तक, है ना, जिनको एक आध सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, वो एक सब्जेक्ट के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ अपने हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी कोर्स उनको पढ़ना है। क्लियर है। पर बी कनेक्टेड, कनेक्टेड रहें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि कनेक्शन टूट जाता है उनका क्लासेस के साथ, है ना। तो जैसे ही आपका कनेक्शन टूटता है क्लासेस के साथ, वो बड़ा दिक्कत होता है इस एग्जाम के लिए, ध्यान रखना, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो कनेक्टेड रहें, भले ही आप पढ़ चुके हो, अच्छी बात है, कनेक्टेड रहें, रिवीजन होता रहेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है, ताकि एक एग्जाम का माहौल आपको मिलता रहे, ठीक, ध्यान रखिए। चलिए फर्दर फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि ये जो प्लस कोर्स मैंने आपको बताया, आइकनिक कोर्स भी है आपका, ठीक। तो आइकनिक कोर्स में प्लस कोर्स की सारी फैसिलिटीज इंक्लूडेड हैं। साथ ही साथ आपको एक पर्सनल कोच अपॉइंट होते हैं, जो आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करवाएंगे आपके सब्जेक्ट्स की, ठीक। साथ में स्टडी प्लानर भी देंगे, किस प्रकार से प्लान करना, मतलब पूरा टाइम टेबल आपको बना के दिया जाएगा, ठीक। और साथ ही पर्सनलाइज फीडबैक, तो जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी प्रोग्रेस आपकी हो रही है, जिस भी प्रकार से आप पढ़ रहे हैं, उसको प्रॉपर एक वॉच में रखा जाएगा, तरीके से बिल्कुल उसको ओरिएंट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 12 मंथ, 24 मंथ और 36 मंथ के फॉर्मेट में कोर्सेज हैं, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप अनुराग 27 का कोड यूज करें, ठीक। आगे बढ़ते हैं भाई। सब्सक्रिप्शन आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के भी हैं, है ना, यूपीएससी के लिए स्पेशल, क्योंकि ज़्यादातर दूसरे एग्जाम्स में ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट चूंकि एक है, तो जो भी आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट हो उसकी भी यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जाती है, ठीक। उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अनुराग 27 कोड आप जरूर डालें और 10% डिस्काउंट आपको मिले। क्लियर है। फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो 6 मंथ बचा है भाई आपके कोर्स में, ओनली 6 मंथ रिमेनिंग। स्पीड अप करने का समय आ गया है आपकी प्रिपरेशन को, इसलिए एक नया कोर्स लॉन्च किया गया है, 6 मंथ टू यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए, ठीक, जो कि 28 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, और भी नए नए बैचेस चालू हो रहे हैं। तो कृपया बी इन टच में रहें, ताकि आपको इन कोर्सेज के बारे में जानकारी मिले। ये जो कोर्स है, जो प्रीलिम्स 2021 का स्पेशल है, इसमें प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस कवरेज कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स द्वारा। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज एनालिसिस के साथ आपको मिलेगी, पीडीएफ में स्टडी मटेरियल मिलेगा पूरा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे और इंटरव्यू प्रिपरेशन पूरा मिलेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में ये बैच स्टार्टेड है, ठीक। आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं अनुराग 27 कोड से, ठीक, ध्यान रखिएगा, अनुराग 27, क्लियर है, अनुराग 27, ठीक। फर्दर अपन देखते हैं आगे, और भी कई कोर्सेज लॉन्च है जो टारगेट कर रहे हैं 2022 को और 2023 को, ठीक। इंग्लिश में भी हैं और हिंदी में भी बैचेस अवेलेबल हैं, ठीक। जो भी आपकी इच्छा और रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से ज्वाइन करें, ठीक। अनुराग 27 कोड ध्यान रखें 10% डिस्काउंट के लिए। फर्दर आइकनिक सब्सक्रिप्शन की प्राइस हाइक होने वाली है, ठीक। तो अभी जो कम प्राइसेस हैं उस पर सब्सक्रिप्शन लेके फ़ायदा उठाएं, ठीक है। प्राइस हाइक होने के बाद आपको जो है फिर कोड डाल के और एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर सब्सक्राइब करेंगे और अभी आप कोड डालेंगे अनुराग 27, तो आपको अभी की प्राइस में जो है वो 10% डिस्काउंट क्लियर है, अनुराग 27, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आइकनिक सब्सक्रिप्शन में क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलेंगी वो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। पर्सनल कोच, है ना, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। पर्सनल गाइडेंस में आप पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। फर्दर आगे देखते हैं। तो भाई आज का जो हमारा लेक्चर है ना, उसका पार्ट वो है वेदरिंग एंड इरोजन। वही लेक्चर जो लास्ट 2 लेक्चर्स अपन कंटिन्यू करते आ रहे हैं, उसी का कंटिन्यूशन है आज, ठीक। तो ज्योग्राफी सीरीज हमारी चल रही है फॉर सिविल सर्विसेज। फिजिकल ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, उसमें जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है। वेदरिंग एंड इरोजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले मैं ये लेक्चर 13 है, इसके पहले 2 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैं आपको करवा चुका हूँ। उनको देखिए, उनको देखे बिना इस पार्ट को देखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो कृपया जिन लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं, पहले वो उनको देखें और उसके बाद फिर इस पार्ट को देखें, है ना। नहीं तो फिर क्या है यार, आप समझ में नहीं आएगा तो फिर आप मुझसे कहेंगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। तो कैसे आएगा बेटा समझ में, जब तू फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखेगा तो, ठीक है ना। तो चलिए फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख के आइए, फिर इस पार्ट को देखिए, ठीक। और अगर बैठ गए हैं ऑनलाइन क्लास में तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फर्दर देखते रहिए, प्रयास करूंगा कि समझ में आए, ठीक। तो फर्दर आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर के साथ। तो अभी तक क्या क्या कर चुके हैं हम फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में, हल्का सा रिवीजन। तो मैं आपको एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेज और मूवमेंट्स में अंतर बता चुका हूं आपको, ठीक। फिर एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं, बता चुका हूं, है ना। ये पूरा ग्राफ मैं आपको आज के लेक्चर के बाद समझाऊंगा, ठीक।
फर्दर डिनोडेशन क्या होता है अपन ये देख चुके हैं, ठीक, व्हाट डू यू मीन बाय डिनोडेशन। फिर फर्दर डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन क्या होता है ये भी हम देख चुके हैं, ठीक। वेदरिंग एंड इरोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर, ठीक, किताब से पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो वेदरिंग और इरोजन में बेसिक अंतर होता क्या है वो समझिएगा। वेदरिंग ऑन साइड प्रोसेस है और ये और साइड के बाद बाहर का प्रोसेस है, क्लियर है। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान रखिएगा, ठीक। फर्दर अपन देखते हैं आगे। ये पूरा मैंने प्रोसेस समझाया आपको कि किस किस प्रकार से टेम्परेचर, रेन और फिजिकल वेदरिंग किस किस प्रकार से काम करती है। तो वेदरिंग के अपने टाइप्स पढ़े हैं, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग, क्लियर है। तो फिजिकल वेदरिंग में आपको पूरी समझा चुका हूँ और इसमें कौन कौन से प्रोसेस काम करते हैं वो भी समझा चुका हूँ। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन फ्रोस्ट एक्शन से, एक्सफोलिएशन एंड ओनियन वेदरिंग से ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन, ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स ड्यू टू टेम्परेचर, शीटिंग क्या होता है, ये सारे प्रोसेस समझा चुका हूँ। देखिए बहुत सारे और भी प्रोसेस हैं जो काम करते हैं, लेकिन हमें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी ज़्यादा ही पढ़ना है अपन, थोड़ा सा है ना, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो समझते हैं कि अपन थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, पर ज़रूरी है क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है मुझे। मुझे केवल आपको पढ़ाना नहीं है या केवल आपको जानकारी या तथ्य नहीं देना है, मुझे आपको ज्योग्राफी में वो कॉन्फिडेंस देना है कि आप जिस भी समय खड़े हो कोई भी आप सवाल पूछे तो आपको टेंशन ना हो कि अरे बाप रे इसका आंसर क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। कॉन्फिडेंस रहे, एग्जाम के पहले घबराहट ना हो। तो जो बेहतरीन पढ़ा हुआ व्यक्ति होता है वो कभी घबराता नहीं है, ठीक। और जो रटते हैं बेचारे वो आखिरी तक ऐसे ऐसे किताब लेके करते रहते हैं, ठीक है। तो एक बात समझ लीजिए अच्छी तरीके से, एवरीथिंग विल बी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ठीक। तो ये सारी चीजें हम कर चुके हैं पार्ट 2 में, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। आज हमें पढ़ना है पार्ट 3, ठीक है, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किस प्रकार से अपना जो इरोजन है वो काम करता है, ठीक। उसके पहले थोड़ा सा बायोलॉजिकल वेदरिंग में लास्ट क्लास में मैं कंटिन्यूएशन में बता रहा हूँ आपको बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होता है। तो अपन ने फिजिकल वेदरिंग देख लिया है, केमिकल वेदरिंग देख लिया है, जिसमें फिजिकल में टेम्परेचर, प्रेशर और वाटर का प्रभाव रहता है। ऐसे ही केमिकल वेदरिंग में केमिकल्स का प्रभाव रहता है, रिएक्शंस होती है, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन करके बहुत सारे रिएक्शन अपने देखी थी, ठीक, सबके मतलब भी देखे थे। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग में प्रभाव क्या होता है, एक्चुअली बायोलॉजिकल वेदरिंग में जो बायोलॉजिकल बीइंग है जैसे ह्यूमन है, कोई एनिमल्स है, फ्लोरा फोना है ना, तो वो सब के प्रभाव से अगर किसी सरफेस में चेंज आ रहा है ना, तो चेंज मतलब छोटे से लेवल से पॉइंट, मतलब एक सेडिमेंट, छोटे सेडिमेंट से लेकर बहुत बड़े पहाड़ तक सब कुछ चेंज वेदरिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर आप चल रहे हैं और आपके चलने से एक छोटा सा रेत का कंकड़ टूट जाता है तो भैया वो भी एंथ्रोपोजेनिक वेदरिंग या बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंतर्गत आएगा, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो और आपने पहाड़ अगर तोड़ दिया है तो भी आप किसके अंतर्गत आएंगे, एंथ्रोपोजेनिक वेदरिंग के। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग का ही पार्ट है। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग इज अ रिमूवल ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द एनवायरमेंट ड्यू टू द ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। The plant and animal, including man, largely affect the breakdown and disintegration of rocks. बिल्कुल, in all types of weathering in all climatic regions, biotic community plays an important role in one way or the other. ठीक, तो किसी भी लैंडस्केप को चेंज करने में बायोटिक कम्युनिटी, यानी कि बायोटिक मतलब फ्लोरा फोना और ह्यूमन, जाहिर सी बात है वो सारे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आज तो ह्यूमन का इतना जबरदस्त रोल हो गया है ज्योग्राफी में कि अलग से एक ब्रांच ही है भाई, इसको अपन बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हम हाउ एनवायरमेंट एंड हाउ ज्योग्राफी इज रिलेटेड एंड अफेक्टेड बाय और इंटरचेंज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, ये अपन पूरा स्टडी करते हैं, समझिए बात को। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का एक पार्ट इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी हो गया, ठीक। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्योंकि बहुत से लोग अलग से भी पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन अब देखो ये जब ये सब बातें क्या है, अपने को इतनी टेक्निकलिटी में नहीं जाना है, ठीक। अपने को सिंपल तरीके से पढ़ना है। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के 3 पार्ट, कौन कौन से 3 पार्ट, एक फिजिकल ज्योग्राफी, एक इंडियन ज्योग्राफी, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्लियर है। सारी चीजें अपन इन 3 हेड्स में कवर करेंगे, क्लियर है। चलिए फटाफट देखिए। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग को भी हम 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फॉनल वेदरिंग, ठीक है। फॉनल वेदरिंग मतलब ये जो छोटे भाई साहब हैं, ठीक, तो ये भाई साहब क्या करते हैं, ये बहुत अपने जीवन काल में, पूरे अपनी लाइफ टाइम में ये जबरदस्त मिट्टी खोदते हैं, तो अंदर की मिट्टी बाहर, बाहर की मिट्टी अंदर, तो एक पूरे लैंडस्केप में चेंज लेके आते हैं, ठीक है। तो मैं अकेले इन भाई साहब की बात नहीं कर रहा, इनके जैसे लाखों होंगे इनके साथ वाले, और जीव की बात कर रहा हूँ। हर किसी भी क्षेत्र में जो जीव या जिसको अपन बोलते हैं एनिमल किंगडम है, वो जबरदस्त तरीके से प्रभावित करती है किसी भी क्षेत्र के सरफेस को, क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा। तो तो उसको बोलते हैं फॉनल वेदरिंग। तो कोई भी चेंज जिसकी वजह से रॉक्स डिसइंटीग्रेट होते हैं या सरफेस लैंडस्केप में चेंज आता है या लैंडफॉर्म्स डेवलप होते हैं या बिगड़ते हैं,
बिकॉज ऑफ एनिमल किंगडम, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फॉनल वेदरिंग। ऐसे ही फ्लोरल वेदरिंग क्या होता है भैया, फ्लोरा मतलब प्लांट्स किंगडम की वजह से जो भी चेंज आता है, रॉक ब्रेक डाउन होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं, ठीक है, चेंजेस आते हैं उसमें, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फ्लोरा वेदरिंग, फ्लोरल वेदरिंग। ठीक, तो फोना वेदरिंग, फ्लोरा वेदरिंग, और तीसरा है एंथ्रोपोजेनिक। क्योंकि देखो ये भी एनिमल के साथ ही हैं, ह्यूमंस, मैन इज एन सोशल एनिमल, बस सिंपल सी बात है। लेकिन एंथ्रोपोजेनिक वेदरिंग अपने आप में इतना बड़ा और इतना मतलब सुनियोजित है, ऑर्गेनाइज्ड है, कि इसको अपन अलग टॉपिक, अलग हेड में पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये फोटो आपके सामने है, इनका फोटो मैं केवल एग्जांपल के तौर पे लेके आया हूँ। इन्होंने क्या किया था भैया, एक पूरा पहाड़ तोड़ दिया था, ठीक है। माझी है ये, दशरथ माझी जी, ठीक। तो इन्होंने पूरा पहाड़ तोड़ दिया था, ठीक, और वो मात्र 17 या 18 साल में, ठीक, कुछ लोग 26 साल भी बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम कितने साल में तोड़ा था, और ना ही आपसे यूपीएससी पूछेगा ये, तो टेंशन ना लें, ठीक। पर हाँ, जो याद रखने वाली बात है वो ये, इन्होंने कि बहुत कम समय में, अगर कुदरत नेचुरली फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग से अगर ये पहाड़ टूटता, या पहाड़ विखंडित होता, डिसइंटीग्रेट होता, ब्रेक डाउन होता, और सेडिमेंट्स बनकर आसपास के एरिया में फैल जाता समय के साथ, तो ये लाखों साल में होता, हजारों साल में होता। लेकिन इन भाई साहब ने उस प्रोसेस को बहुत तेज कर दिया है। तो बेसिकली ह्यूमन क्या कर रहा है, जो सरफेस पर चेंज जो कि नॉर्मली आएगा लाखों साल में, उसको क्या कर रहा है, बहुत तेज कर रहा है, ठीक है। और बहुत सारे एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऐसे कर रहा है अपने फिजिकल एनवायरनमेंट में, जो कि अपने आप में एक चैलेंज बन गए हैं आज, ठीक, किसके लिए, एग्जिस्टेंशियल चैलेंज बन गए। जो भी एडिशन, जो भी फालतू के एडिशन और सब्सट्रैक्शन ह्यूमन द्वारा किए गए हैं फिजिकल एनवायरनमेंट में, ठीक है, तो उन्हीं सबको हम फिजिकल, उसका मतलब ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि हम सेपरेटली नहीं पढ़ेंगे, पर बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी के भी, जो अपन इंडिया पढ़ेंगे, जो अपन वर्ल्ड पढ़ेंगे, क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा। तो दिस इज व्हाट बायोलॉजिकल वेदरिंग ही, जैसे फॉर एग्जांपल लाइकन्स की बात करता हूं, तो ये जब पत्थर पे जब उगते हैं, पत्थर पे लाइकन्स, देखिए इस प्रकार से, तो क्या करते हैं, लाइकन्स ऑन रॉक्स कॉजेस बायोलॉजिकल वेदरिंग बाय सेक्रेटिंग एन एसिड दैट ब्रेक डाउन द रॉक, ठीक। ये देखिए ये रॉक है भैया, ये अपने पेड़, पेड़ भाई साहब जो है, इन्होंने क्या कर दिया है, इसको जकड़ लिया अच्छे से और अच्छे से तोड़ दिया है, ठीक है, ये अर्थवॉर्म, ठीक। और इस प्रकार के इसके जैसे बहुत सारे जीव क्या करते हैं, मिक्सिंग अप ऑफ रॉक, और रॉक मिट्टी जो होती है ना भाई, रॉक मैंने बताया आपको, रॉक मतलब एक छोटे सेडिमेंट से लेकर विशाल पर्वत तक सब रॉक है, ध्यान रखिएगा। रॉक का मतलब केवल ये बड़ा सा पत्थर नहीं होता है, तो बहुत छोटे लेवल पर भी रॉक होता है, बहुत बड़े लेवल पर भी रॉक होता है, ठीक है। तो ये सब लोग क्या करते हैं, ये मिनरल कंपोजिशन में भी चेंजेस लेके आते हैं, बिकॉज ऑफ देयर केमिकल रिएक्शंस एंड बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं अपन, है ना, क्योंकि सेपरेट करना बड़ा मुश्किल है, ठीक। और ये देखिए, है ना, ये अपने पेड़, इस पेड़ ने क्या करा है, एनिमल सॉरी फ्लो, इसको बोलते हैं अपन फ्लोरा इफेक्ट, सॉरी फ्लोरा इफेक्ट, बिल्कुल। तो ये पूरा रॉक को क्या कर दिया उन्होंने, तोड़ दिया, डिसइंटीग्रेट कर दिया। बाकी काम फिजिकल वेदरिंग भी कर रहा है इस पे, केमिकल वेदरिंग भी कर रहा है, और मैं क्या अपना ये बायोलॉजिकल वेदरिंग भी एक साथ काम कर रहे हैं सब। तो समय के साथ लाखों साल बाद पेड़ भाई साहब तो चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है बचे भी रहें, पर जब ये लाखों साल बाद ये पूरा चट्टान जो है वो छोटे छोटे सेडिमेंट्स के रूप में इस पूरे एरिया में फैल जाएगा, क्लियर है। दिस इज कॉल्ड वेदरिंग, ठीक, इन सितु प्रोसेस। अब आते हैं अपन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच कंट्रोल्स द फैक्टर्स अफेक्ट्स द वेदरिंग, है ना। कहीं कहीं पर रेट ऑफ वेदरिंग इंक्रीज हो जाता है इनके कारण, कहीं कहीं पर रेट ऑफ वेदरिंग स्लो हो जाएगा, क्लियर है। और देखिए वेदरिंग को सबसे बेहतर तरीके से जो कंट्रोलिंग फैक्टर है वो है क्लाइमेट, ठीक। क्योंकि देखिए प्रोसेस चेंज हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैंने एक पत्थर का एग्जांपल लिया, ये पत्थर अगर कोस्टल क्लाइमेट में है या कोस्टल रीजन में है तो इस पर अलग प्रोसेस काम करेगा, और यही पत्थर अगर डेजर्ट रीजन में है या इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के रीजन में है तो अलग फैक्टर काम करेगा इस पे, ठीक है। लेकिन वेदरिंग तो इसकी होगी, चाहे कहीं बचेगा नहीं, समझ में आई बात, हर जगह इस पे वेदरिंग तो होगी, पर अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग प्रोसेसेस काम करेंगे, और जो एंड प्रोडक्ट बचेगा इसका वो अलग बचेगा, समझ में आई बात की नहीं है, क्लियर है ना। तो जो अपन अगर मान लीजिए ये रेगिस्तानी क्षेत्र में पड़ा है तो ये रेत बन जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। अगर ये इक्वेटोरियल क्षेत्र में है तो कुछ अलग प्रोडक्ट बनेगा एंड में जाके, क्योंकि वहां पर अलग अलग केमिकल रिएक्शन के साथ मिक्सअप होगा। कोस्टल रीजन में है तो अलग बनेगा, ठंडे रीजन में अलग बनेगा, आइस वाले रीजन में है तो क्या करेगा, ग्लेशियर के साथ घिसेगा ये पूरे पहाड़ को, ठीक है। नदी में बह रहा है तो एट्रीशन और एब्रेशन होगा, ठीक है। तो भाई समझना, अलग एनवायरनमेंट में अलग कामकाज, ठीक। तो क्लाइमेटिक वेरिएशंस, तो सबसे पहला जो ऐसा फैक्टर है जो सीधे अफेक्ट करता है वेदरिंग को वो है क्लाइमेटिक वेरिएशंस, जो कि मैं आपको बता रहा हूं, अलग अलग क्लाइमेट में सेम पेरेंट रॉक, सेम पेरेंट रॉक, ठीक, वो अलग अलग
प्रोडक्ट्स को जन्म देता है। समझ में आई बात? ठीक, अब देखो इसको डिटेल में पढ़ने का मतलब नहीं है, मैं आपको नोट्स में बाद में आगे बता दूंगा कि किस प्रकार से होता है ये, ठीक है। और थोड़ी सी बुक्स वगैरह भी रिफर करनी पड़ेंगी अपने को, बुक्स इन द सेंस मतलब जो अपने एग्जाम फोकस बुक्स है ना, ऑथर्ड बुक अपने को नहीं पढ़नी है। ठीक, जो एग्जाम्स की बुक आती है ना, ऐसे कंपाइलेशन होता है, 3-4 ऑथर मिलके क्या करते हैं, जो 8-10 अच्छी अच्छी किताबें हैं उसमें से अच्छा अच्छा माल लेके एक किताब में रख देते हैं और बेहतरीन उसको पब्लिश कर देते हैं। वो उस टाइप की किताब अपने को पढ़नी है, ना कि भाई किसी व्यक्ति की, क्योंकि वो क्या है फिर वर्ल्ड में घूमेगा, जगह जगह घूमेगा, आपको एग्जांपल्स देगा केवल, वो मतलब नहीं है अपने को वो सब पढ़ने से। ठीक है, ऐसे फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत की बात करता हूँ, जो एम लक्ष्मीकांत की किताब है, बहुत बढ़िया किताब है यार, कंपाइल किताब है, शानदार किताब है। ठीक है, उन्होंने क्या है आपके एग्जाम के लिए जरूरी है सारी चीजें एक जगह लाके रख दी, तो ऐसी किताब अपने को पढ़नी है। ठीक, चलिए, तो सबसे पहला है इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अफेक्ट करता है वेदरिंग को, वो है क्लाइमेट। तो ह्यूमिड क्लाइमेट जो है, ह्यूमिड मतलब इसको अपन बोलते हैं थोड़ा सा यहाँ पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो ज़्यादा रहती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोस्टल रीजन्स। ठीक, ह्यूमिड क्लाइमेट और ड्राई क्लाइमेट जो होते हैं, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, क्लाइमेट्स बहुत तरह के होते हैं, अपन देखेंगे आगे। ठीक है, क्लाइमेट जोलदी के बाद अपन क्लाइमेट्स देखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट समझने के लिए अपने को पूरा बेसिक्स पहले फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो ह्यूमिड क्लाइमेट में और ड्राई क्लाइमेट में अगर सेम प्रकार की चट्टान या सेम प्रकार की रॉक रखे हैं, ठीक, तो उन पर अलग अलग प्रोसेस काम करेंगे। ठीक है, हो सकता है ड्राई प्रोसेस में बहुत बहुत टाइम लग जाए, 1 लाख साल लग जाए, और वही काम ह्यूमिड प्रोसेस में कितना हो जाएगा, मान लो 10 साल में हो गया, 20 साल में हो गया, 100 साल में हो गया, या 1000 साल में हो गया। तो बेसिकली क्या होता है, क्लाइमेट कंट्रोल करता है वेरिएशंस को। ठीक है, क्लाइमेटिक वेरिएशंस कंट्रोल करते हैं कौन सा प्रोसेस काम करेगा, है ना। क्योंकि भाई जो ड्राई एरियाज हैं, है ना, ड्राई एरियाज में वाटर चूंकि एक इंपॉर्टेंट एजेंट नहीं है। ठीक, तो ड्राई एरियाज में विदाउट वाटर वेदरिंग होगी केवल टेम्परेचर के बेस पर, तो वो भी फिर एक अलग प्रक्रिया है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। तो क्लाइमेटिक वेरिएशंस अफेक्ट्स the rate of weathering, obviously the rate of weathering and the end product of weathering। क्लियर है? चलिए, फिर आता है, फिर दूसरा जो पॉइंट है वो है स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ रॉक। बिल्कुल सही बात है, सेडिमेंट्री रॉक जो है वो कमजोर रॉक होता है कंपेरेटिवली, तो क्या होगा, वो जल्दी वेदर्ड हो जाएगा, और जो इग्नियस रॉक है वो हार्ड रॉक होता है, उस पर वेदरिंग लेट इफेक्ट करती है, टाइम लेती है। ठीक, बहुत सारे अलग अलग रॉक्स हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर वाले रॉक्स हैं, है ना। ठीक है भाई, आप जैसे कुछ भी रिएक्शन वाले रॉक्स हैं, बहुत से रॉक, बहुत से मेटामॉर्फिक रॉक्स ऐसे रॉक्स हैं जिन पर वेदरिंग का कोई असर नहीं होता है। ठीक है, मतलब होगा भी तो करोड़ों अरबों साल में होगा। ठीक, तो ऐसे रॉक्स पर केमिकल वेदरिंग का जबरदस्त असर होता है, फिजिकल वेदरिंग का कोई असर नहीं होता। तो बहुत से रॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर क्या होगा, अलग अलग टाइप्स की वेदरिंग का इफेक्ट होगा, है ना, कहीं कहीं पर केमिकल वेदरिंग, कहीं कहीं फिजिकल वेदरिंग, और कहीं कहीं पर बायोलॉजिकल वेदरिंग। दैट डिपेंड्स ऑन क्लाइमेटिक वेरिएशंस ऑल्सो, कि किस प्रकार का फैक्टर आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है, तीसरा जो एस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्लोप एस्पेक्ट। तो जाहिर सी बात है, स्लोप एस्पेक्ट, अगर कोई भी चट्टान स्टेबल नहीं है, अगर वो स्लोप पर है, अगर सीधे ग्राउंड पर है, तो ये लंबे समय तक एक स्टेबिलिटी एग्जिबिट करेगी। ठीक, लेकिन अगर स्लोप है तो मतलब इस पर ग्रेविटी बहुत जबरदस्त काम कर रही है। ठीक है, तो ये जो है, ये एक्चुअली स्लोप एस्पेक्ट क्या होता है, जो कैटलाइज करता है किसको, वेदरिंग को, वेदरिंग की स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है, तो इस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स काम कर रहा है, जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हमेशा इसको खींच रहा है अपनी तरफ और धीरे धीरे इसको कमजोर कर रहा है। ठीक, तो साथ साथ फिजिकल वेदरिंग भी अपना काम करेगा, बायोलॉजिकल वेदरिंग भी अपना काम करेगा, लेकिन साथ साथ एक एक्स्ट्रा फोर्स इस पर काम कर रहा है, वो क्या, स्लोप एस्पेक्ट। तो अगर मान लो स्लोप एस्पेक्ट में चट्टान ढरक गई नीचे, टप्पा खाते हुए गिरी, अब कितने नीचे जाएगी अपने को भी नहीं पता। ठीक है, तो उस प्रोसेस में टूटेगी और पहाड़ को भी तोड़ेगी। समझ में आई बात? तो ये समझना। तो क्या करता है, कैटलाइज करता है, उसको स्पीड अप करता है स्लोप एस्पेक्ट। ठीक, फिर आता है फ्लोरा एंड फोना। तो जाहिर सी बात है, फ्लोरा एंड फोना अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन क्लाइमेटिक वेरिएशंस अगेन। तो फ्लोरा किस प्रकार का है, फोना किस प्रकार का है, ठीक है, उस रीजन में, तो उसके बेसिस पर भी क्या है, हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वेदरिंग को या तो स्पीड अप कर दिया गया है या स्लो कर दिया गया है। क्लियर है? तो ये नेचुरल फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा एक पांचवा फैक्टर और है जिसको अपन ह्यूमन फैक्टर बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ह्यूमन फैक्टर। ठीक, जो आज के जमाने में एक सेपरेट ही फैक्टर है, अपने आप में इतना बड़ा फैक्टर है, जो कि अफेक्ट कर रहा है लैंडस्केप को, इस धरती के सरफेस को। ठीक, बहुत देखो ना आप, आज की सिटीज देखो, आप देखो आज की सिटीज कितनी बड़ी बड़ी हैं, और सरफेस पर चेंज ही हो गया ना, सिटीज बढ़ रही हैं, ग्रो कर रही हैं, जो पहाड़ रास्ते में आ रहे हैं उन पहाड़ों को काटा जा रहा है, नदियों को मोड़ा जा रहा है। अब तो अपने जैसे दुबई वगैरह की बात करते हैं तो वो तो समुद्र को ही ले रहे हैं अंदर। अभी तक समुद्र सबको अंदर ले रहा था, अब ये लोग समुद्र को अंदर ले रहे हैं।
समुद्र में डाली रेत इन्होंने अच्छे से, ठीक है, और उसके ऊपर लैंड बना दिया और पूरा बेहतरीन पाम आइलैंड्स करके एक पूरी कॉलोनी काटी इन्होंने, बहुत शानदार। ठीक, समझ में आई बात की नहीं? तो इस प्रकार से ह्यूमन जो है वो एक मतलब सिंगल लार्जेस्ट फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहा है प्रोसेस ऑफ वेदरिंग को, इरोजन को भी, जाहिर सी बात है, क्लियर है ना? फिर आते हैं अपन जियोमॉर्फिक इंपॉर्टेंस ऑफ वेदरिंग। तो जियोमॉर्फिक और नेचुरली जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है वेदरिंग की? तो भैया इससे इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स होते हैं, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जो वेदर्ड मटेरियल है, जो आपके टुकड़े टुकड़े रॉक्स के हुए हैं, वही टुकड़े टुकड़े आगे जाकर सॉइल बनेंगे, वही टुकड़े टुकड़े, वही जो रॉक्स फ्रेगमेंट्स हैं रॉक्स के, वही आगे जाके सैंड बनेंगे, ठीक है, और बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनाएंगे आगे। जैसे मैंने कहा डेल्टा, डेल्टा क्या है भैया? डेल्टा भी तो एक लैंडफॉर्म ही है, जो किससे बनता है? बहुत बारीक, बहुत महीन, बहुत फाइनर सेडिमेंट्स से। ठीक, तो ये फाइनल सेडिमेंट्स नदियों के साथ बहकर पहुंच जाते हैं कहां पर? समुद्र के पास, और वहां डिपॉजिट होते जाते हैं, तो डेल्टा बनता है। डेल्टा अपने आप में एक लैंडफॉर्म हो गया। तो डेल्टा लैंडफॉर्म कैसे बन रहा है? किससे? फाइनल सेडिमेंट से। और फाइनल सेडिमेंट कैसे बन रहे हैं? वेदरिंग के प्रोसेस से और इरोजन के प्रोसेस से। समझ में आई बात? ध्यान रखिए। तो पहला काम जो इंपॉर्टेंट करता है जियोमॉर्फिक इंपॉर्टेंस ऑफ वेदरिंग क्या है? वो है इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड देयर मॉडिफिकेशन। बिल्कुल, तो नए नए लैंडफॉर्म्स बनते हैं और पुराने लैंडफॉर्म्स मॉडिफाई भी होते हैं। फिर होता है लोवरिंग ऑफ सरफेस, सरफेस लोअर होता रहता है। एक सरफेस लोअर होगा और जो लोअर सरफेस है वो अपवर्ड बढ़ेंगे, मतलब ए ग्रेडेशन डिग्रेडेशन को इफेक्ट करता है। तीसरा आता है सेडिमेंट प्रोडक्शन। तो बिल्कुल सेडिमेंट का प्रोडक्शन, तो वेदरिंग क्या करता है? बेसिकली छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता जाता है चट्टानों को, और वो सेडिमेंट्स का काम करते हैं। ठीक, और ये सेडिमेंट्स आगे बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनाते हैं और बाकी सारी चीजें करते हैं। ठीक, तो वेदरिंग हेल्प्स इन इरोजन। बिल्कुल, तो इरोजन बड़ा पत्थर है तो वो नदी नहीं बहा पाएगी, उसको साथ में ले जा पाएगी, लेकिन वेदरिंग ने उस चट्टान को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है, तो इरोजन यानी कि नदी जो एजेंट है, इरोजन की एजेंट है, वो आराम से उस छोटे छोटे पत्थरों को बहा के ले जाएगी और उनको ले आते बीच में और छोटा करेगी, आपस में टकराएगी, साइड में टकराएगी। तो खुद नदी भी अपना जो है वैली को एनलार्ज करेगी, वैली को डीप करेगी, और खुद भी इन पत्थरों को छोटा करेगी, रॉक्स को छोटा करेगी। ठीक, रॉक्स जब भी मैं बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में बड़े बड़े पत्थर नहीं आने चाहिए। रॉक सब कुछ है भैया, छोटे से सेडिमेंट से लेकर बड़े चट्टान तक सब कुछ रॉक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो फर्दर, तो अगर इन पे आपको क्वेश्चन पूछता है तो इनको एक्सपेंड करना आपको आने चाहिए इन पॉइंट्स को। तो ये प्रिपरेशन आपका यही तरीका है एग्जाम की प्रिपरेशन करने का, ध्यान रखिए। आप पूरे क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन है या जो भी आपका टॉपिक है, उसको इस प्रकार पॉइंट्स में तोड़ें, है ना, और बाकी चीजें आप अपने दिमाग में रखें कि इसको एक्सपेंड कैसे करना है। यहाँ पर आपको जो लैंग्वेज, आप लैंग्वेज में जो आपकी भाषा में पेपर दे रहे हैं वहां पर थोड़ी कमांड होनी चाहिए, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो पूरा ये सिनॉप्टिक तैयारी आप स्टार्ट करें, जितने भी अपन चीजें पढ़ रहे हैं उनको पॉइंट वाइज तोड़ने का प्रयास करें। ठीक, अब देखो, अब एक पॉइंट आता है यहाँ पर मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग। ठीक है, तो देखो अपन वेदरिंग की बात करा, वेदरिंग में बिल्कुल भी मैंने कहा ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। मास मूवमेंट में थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक, और इरोजन में लार्ज स्केल ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो एक तरीके से मास मूवमेंट को कुछ किताबों ने वेदरिंग का ही एक थोड़ा भाई, छोटा भाई बोल रखा है वेदरिंग का ही। तो वेदरिंग में क्या होता है? वेदरिंग में वहीं के वहीं ब्रेक डाउन एंड डिकम्पोजिशन होता है, ब्रेक डाउन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स होता है। लेकिन मास वेस्टिंग या मास मूवमेंट में फ्लो होता है, तो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक, लेकिन ज्यादा लार्ज स्केल मूवमेंट नहीं होता है, फ्लो होता है। तो मास मूवमेंट भी एक तरीके का क्या है? वेदरिंग और इरोजन के बीच का एक प्रोसेस है। क्या है? मास मूवमेंट वेदरिंग एंड इरोजन के बीच का एक, वेदरिंग स्टैटिक प्रोसेस है, स्टैटिक, और इरोजन क्या है? डायनामिक प्रोसेस है। स्टैटिक मतलब ऑन साइड प्रोसेस है, ठीक, और ये क्या है? ऑफ साइड प्रोसेस है। ठीक, क्लियर है? ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच का प्रोसेस है मास मूवमेंट, जहां पर छोटा सा, थोड़ा सा लार्ज स्केल डाउन द स्लोप ट्रेवल होती है चीजें। ठीक, तो अपन पढ़ लेते हैं क्या होता है फटाफट। देखो जरा, मास वेस्टिंग या मास मूवमेंट क्या होता है। तो mass wasting is a mass movement of unconsolidated soil, sand, rock, regolith, the layer of unconsolidated solid materials covering the bedrock of the planet. तो जो ऊपर अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है उसका फ्लो एक तरीके से, एटसेट्रा, अलोंग द स्लोप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। समझ में आई बात? तो ये मास वेस्टिंग, जो अवलांच आप देखते हैं, अवलांच ब्रेकडाउन होता है, पहाड़ टूट कर गिर पड़ा, पत्थर आ रहे हैं, गिर गए, तो ग्रेविटी का मेजर इफेक्ट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग। बेसिकली वेदरिंग जो होता है वो प्योर इन सितु होता है, इन सिचु, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो वहां पर जहां पर चट्टान बनी है वहीं पर टूटकर विखंडित हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। लेकिन मास मूवमेंट में थोड़ा सा मूवमेंट होगा और इरोजन में लार्ज स्केल मूवमेंट होगा। क्लियर है? ठीक है, तो इरोजन क्या करेगा? इरोजन में नदी में बहकर एक पत्थर हो सकता है कि हिमालय से वो कहां पहुंच जाए? अरेबियन सी, सॉरी, बे ऑफ बंगाल तक, बे ऑफ बंगाल तक पहुंच सकता है। ठीक है,
तो हो सकता है आप एक पत्थर पर अपना नाम लिख दें हिमालय रीजन में, और अगर एक आध करोड़ साल बाद अगर वो वैसा ही रहा तो हो सकता है आपको बे ऑफ बंगाल में मिले। ठीक, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही क्या हो रहा है, वेदरिंग और इरोजन कंटिन्यूअसली वर्कअप कर रहा है। ठीक, तो मास वेस्टिंग ऑकर्स व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्लोप एक्सीड्स इट्स रेजिस्टिंग फोर्स लीडिंग टू द स्लोप फेलियर। तो रेजिस्टिंग फोर्स जो है किसका, वो कम हो गया और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा हो गया, तो यहां पर लूज मटेरियल जो है वो नीचे की तरफ फ्लो कर जाएगा। ठीक, उसको बोलते हैं मास वेस्टिंग, सिंपल। ठीक है, तो मास वेस्टिंग भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया था कि आपको क्लैरिटी रहे थोड़ी सी क्या होता है, क्योंकि बहुत से लोग मास वेस्टिंग को वेदरिंग का ही पार्ट मानते हैं, कुछ लोग उसको इरोजन का पार्ट मानते हैं, पर अपन ने इसको अलग से पढ़ लिया। ठीक, तो वेदरिंग हो गया, मास मूवमेंट हो गया या मास वेस्टिंग हो गया, और तीसरा हो गया इरोजन। ठीक, तो देखो ये प्रकार है मास वेस्टिंग के। रोटेशनल स्लाइड, तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार से ऊपर की तरफ ये इस प्रकार से मास वेस्टिंग होती है, तो उसको रोटेशनल स्लाइड बोलते हैं। इनको पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, पर एक एक बार दिखा रहा हूं जीवन में, ताकि कभी कुछ सामने आ जाए तो दिक्कत ना हो। ठीक है, क्लियर है। फिर आता है ट्रांसेशनल स्लाइड, तो ये सीधी स्लाइड जब होगी तो उसे अपन बोलते हैं ट्रांसेशनल स्लाइड। ब्लॉक स्लाइड मतलब बड़े बड़े पत्थर टूट के, बड़े बड़े टुकड़े टूट के नीचे गिरेंगे। रॉक फॉल देखो तो एक हाइट मतलब ज्यादा वर्टिकल स्लोप से क्या होगा, रॉक फॉल्ड होगा, रॉक गिरेंगे बड़े बड़े, ये रोड जा रही है, गाड़ी जाएगी यहाँ पर, और बीच में पत्थर गिर जाएंगे। टॉपल, टॉपल कर जाना मतलब पूरा एक हिस्सा ही टूट के गिर जाना है, ये पूरा हिस्सा था यहाँ तक, यही टूट कर नीचे गिर गया। क्लियर है, उसको बोलते हैं टॉपल हो गया। ठीक, तो ध्यान रखिएगा ये पढ़ने वाली चीजें नहीं है, इनको ज्यादा दिमाग इसमें ना लगाएं, पर ऐसे कुछ चीजें हैं, रॉक फॉल हो गया, टॉपल हो गया, ध्यान रखिएगा, इनको ध्यान रखिएगा। डेब्रिस फॉल में क्या होगा, पानी के साथ मिक्स होकर जो मिट्टी है, ठीक है, वो कहां बहेगी, नीचे की ओर बहेगी। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या हो गया, डेब्रिस एवलांच, तो पहाड़ का पूरा एक हिस्सा जो कि ब्लॉक्स या पत्थरों का नहीं बना है, सेडिमेंट्री रॉक डेब्रिस का बना है, वो डेब्रिस फॉल हो गया। ठीक, और रोड पे आ गया पूरा, तो इसको अपन बोलते हैं डेब्रिस एवलांच। ठीक, अर्थ फ्लो मतलब बहुत ही फाइनर मटेरियल, बहुत ही फाइनर सेडिमेंट्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, है ना, अगेन वाटर के साथ मिक्सअप होकर क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। ठीक, तो उसको बोलते हैं अपन अर्थ फ्लो। क्रीप मतलब जब बहुत धीरे धीरे खिसकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा, ये जमीन जो है वो धीरे धीरे खिसक रही है, और बहुत समय बाद मतलब 15 20 25 दिन, महीना, 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल, नहीं पता कब होगा। ठीक है, तो ये बहुत कंपेरेटिवली कंपेरेटिवली वेदरिंग और इरोजन के मुकाबले बहुत जल्दी, ठीक, लगभग 1 साल 2 साल में अपने को समझ में आएगा कि पूरी जमीन क्या है, खिसक रही है धीरे, दरारें डेवलप होंगी यहाँ पर। ठीक, दरारें मतलब क्रैक्स फॉल्स डेवलप होंगे और पूरा मूवमेंट होगा। ठीक, लेटरल स्प्रेड मतलब लुढ़कना। ठीक, तो ये पूरी क्या है, आगे ऊपर जो वेदर्ड मटेरियल था ये लुढ़क कर खिसक गया है। क्लियर है, जैसे दीवार गिरती है, बेसिकली अपन ने ऐसे ताश के पत्ते जमा दिए ना, ऐसे एक के पीछे एक के पीछे एक, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या है, अपन इसको धक्का देंगे तो ये सब लुढ़क जाएंगे, तो इस प्रकार से जो लेटरल स्प्रेड को बोलते हैं लुढ़कना, जाहिर सी बात है। तो ये अलग अलग फॉर्म्स हैं यार, इनमें से 2 3 याद कर लो, कभी मास मूवमेंट जीवन में आ गया परीक्षा में जो कि आता है, तो अपन 2 4 एग्जाम्पल दे सके, है ना। ब्लॉक स्लाइड याद कर लो, रॉक फॉल याद कर लो, डेब्रिस एवलांच याद कर लो, अर्थ फ्लो याद कर लो, ठीक है, क्रीप याद कर लो, आसान आसान है, इसको चिपका देना जब भी आंसर आए। ठीक, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाने की, अपन को ऐसा नहीं कि आप नोट्स वोट बनाने बैठ जाए, इसमें आप नेट पर देख रहे हैं कि नहीं सर ये रोटेशनल लैंडस्लाइड क्या होती है, मुझे इस पर रिसर्च करने का है और ये सब, अगर ऐसा करोगे तो भैया समझ जाओ कि फिर परीक्षा वरीक्षा छोड़ो, है ना। इन सब पे रिसर्च करवा दूंगा मैं, इसकी इच्छा है ना, बाद में ऑप्शन ले लो, अपने आप समझ में आ जाएगा तुमको क्या करना है। पर जब चूंकि जीएस लेवल अपन पढ़ रहे हैं, तो जीएस लेवल पर अपने को आप संयम रखना है, लिमिटेड रखना है अपने आप को। ठीक, तो अपने क्वेश्चन फ्रेम करना है भाई, अपन 100 वर्ड लिख पाए और 2 एग्जाम्पल दे पाए, दैट्स इट, खत्म खेल। क्लियर है, यहां पर अपना वेदरिंग जो है वो समाप्त होता है। ठीक, अब आता है इरोजन, अगला क्या टॉपिक आता है, इरोजन। तो वेदरिंग मेरे ख्याल से मैंने पर्याप्त बता दिया है कि वेदरिंग क्या होता है, प्रोसेसेस क्या होते हैं वेदरिंग के, किस किस प्रकार से वेदरिंग काम करता है। तो 3 मेजर प्रक्रियाएं हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ठीक है, मास मूवमेंट को थोड़ा सा अलग पढ़ाया मैंने, क्योंकि मास मूवमेंट में मूवमेंट होता है वेदर्ड मटेरियल का, या जो अनकंसोलिडेटेड मटेरियल है, या जो ब्रोकन मटेरियल है, या जो ब्रेक डाउन मटेरियल है, उसका थोड़ा सा मूवमेंट होता है। और इरोजन की बात अपन करेंगे तो फिर ज्यादा मूवमेंट हो जाएगा। क्लियर है, तो फटाफट देखो, नाउ टॉक्स अबाउट इरोजन। तो भैया इरोजन होता क्या है, तो व्हाट कॉजेज वैलीज टू फॉर्म, वैलीज कैसे बनती है, नदियों की। ठीक है, तो मैंने आपको बताया इरोजन से बनती हैं। ठीक, इरोजन में कैसे बनेगी वो बताएंगे अपन, एब्रेशन एट्रिशन से। नदी क्या करती है, घिसती हो जाती है, वैली डीपनिंग भी होती है, वैली वाइडनिंग भी होती है, क्योंकि नदी के साथ जो तैर रहे हैं पत्थर, ऑलरेडी वेदरिंग से बने हुए जो मटेरियल है वो साथ में तैर रहा है।
ठीक, वो वैली को डीपन भी करेगा और वाइडन भी करेगा। तो वाई डू स्ट्रीम्स एंड लेक्स गेट मडी आफ्टर रेन और स्टॉर्म? तो रेन के बाद मडी क्यों आता है? क्योंकि उसमें वो बहुत फाइनर पार्टिकल्स भी मिट्टी के जुड़ मिल जाते हैं। वाई आर रॉक्स एट द बॉटम ऑफ ए रिवर यूजुअली राउंड? क्यों होते हैं राउंड? तो इन सब का आंसर क्या मिलेगा आपको? इरोजन में। ठीक है, इरोजन क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं पहले, ध्यान रखिएगा। ठीक, वेदरिंग और इरोजन वाला लास्ट क्लास में। तो जनरली स्पीकिंग इरोजन इज ए जियोलॉजिकल प्रोसेस इन विच अर्थन मटेरियल्स, जो अर्थ के ऊपर मटेरियल्स हैं, आर बॉर्न अवे एंड ट्रांसपोर्टेड बाय नेचुरल फोर्सेस सच एज विंड्स, वाटर, ग्लेशियर्स एटसेट्रा। वेव्स भी हैं एटसेट्रा, इनसे क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट होते हैं। और ट्रांसपोर्ट होने के दौरान उनको और तोड़ा जाता है अच्छे से वेरियस प्रोसेसेस से। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? वेदरिंग। तो अ सिमिलर प्रोसेस टू इरोजन इज वेदरिंग which breaks down or dissolves rock but does not involve movement। तो उसमें भी, इरोजन में भी ब्रेक डाउन हो रहा है, वेदरिंग में भी ब्रेक डाउन हो रहा है, लेकिन वेदरिंग एक जगह स्टैटिक प्रोसेस है और ये मूवमेंट वाला प्रोसेस है, डायनामिक प्रोसेस है इरोजन। तो ये बेसिक डिफरेंस क्या केवल मूवमेंट का है वेदरिंग और इरोजन में, क्लियर है? ध्यान रखिएगा। तो इरोजन इज मूवमेंट ऑफ वेदर्ड मटेरियल एंड अपोजिट ऑफ डेपोजिशन इन विच अर्थन मटेरियल आर डेपोजिटेड और बिल्ड अप ऑन ए लैंडफॉर्म। तो देखो, तो क्या अपन देखते हैं? सबसे पहले वेदरिंग, ठीक है, उसके बाद इरोजन, फिर होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन और डेपोजिशन। हालांकि ये इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन दोनों सेम स्टेप है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो वेदर्ड मटेरियल इरोड हो गया है, इरोड हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, साथ साथ टूटता आ रहा है और अंत में वो जाके डिपॉजिट हो जाएगा एक जगह, जहां पर ग्रेविटी खत्म हो जाएगी या फोर्स एक्टिंग, जो फोर्स उसको चला रहा है वो खत्म हो जाएगा, एजेंट खत्म, मतलब आपका मटेरियल डिपॉजिट हो जाएगा। तो वो डिपोजिशन थर्ड प्रोसेस है या अगला प्रोसेस है डिन्यूडेशन का। ठीक है, तो इरोजन इज अ मूवमेंट ऑफ वेदर मटेरियल, और वाइल मूवमेंट, इस मूवमेंट के अंतर्गत जो उसमें वेयर एंड टियर होता है, ब्रेक डाउन होता है, उसको भी अपन वेदरिंग ही बोलते हैं। एंड अपोजिट ऑफ डेपोजिशन, डेपोजिशन का अपोजिट, डेपोजिशन मतलब एक जगह इकट्ठा करना, और वेदरिंग मतलब उठा के सब जगह फैला देना। ठीक है, तो इरोजन इज अ डायनामिक प्रोसेस, मेरे ख्याल से आप तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो अब इरोजन क्या होता है और कैसे कैसे होता है ये भी अपन देख लेते हैं फटाफट। ठीक, देखिए जल्दी से। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं भैया एजेंट ऑफ इरोजन, क्योंकि इरोजन एक ऐसा प्रोसेस है, जैसे अपन टेम्परेचर को बोल सकते हैं एजेंट ऑफ वेदरिंग, है ना, वाटर को बोल सकते हैं, रेन को बोल सकते हैं एजेंट ऑफ वेदरिंग, है ना। तो ऐसे इरोजन भी एजेंट्स के थ्रू ही होता है, क्लियर है? तो वो मेजर एजेंट्स कौन कौन से अपने पास? सबसे पहला वाटर है। तो वाटर किस फॉर्म में? रनिंग वाटर के फॉर्म में। तो बहता हुआ पानी अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके निकलता है, जैसे मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो ये जो पत्थर दिख रहा है ना, ये जो पानी है बहता हुआ जा रहा है, अभी बहुत प्यार से जा रहा है, हल्का हल्का। जब इस एरिया में पानी जब बढ़ेगा तो ये सारे पत्थर लुढ़केंगे साथ में, ध्यान रखना है इस पानी के साथ में, क्लियर है? इतना पावरफुल हो जाएगा ये पानी। ठीक, सब साथ में बह जाते हैं। अपने उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी, है ना, क्योंकि एक लगभग प्रकोप सा था, सब कुछ बह गए थे उसमें, स्वयं शंकर भगवान भी बह गए थे, आपने वो वीडियो भी देखा होगा। ठीक है, तो जबरदस्त तरीके से ये पावरफुल एक्ट है इरोजन। ठीक है, ये हल्का फुल्का एक्ट नहीं है। ठीक, तो ये भी माइनेचर मतलब बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेकर और लार्ज स्केल लेवल तक चल रहा है। देर आर मेनी डिफरेंट फोर्सेज इन नेचर दैट कॉजेज इरोजन। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फोर्सेज, इरोजन कैन हैपन क्विकली और टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर। द फोर मेन फोर्सेज या मेन एजेंट्स दैट कॉजेज इरोजन आर वाटर, विंड, आइस एंड ह्यूमन एक्टिविटी। जाहिर सी बात है भाई, ग्रेविटी कैटेलाइजर है। जैसे ग्रेविटी है, जैसे मैंने कहा कि भाई ये नदी है, तो नदी किसके प्रभाव में बह रही है? स्लोप के प्रभाव में, और स्लोप के पर प्रभाव कहाँ का? ग्रेविटी का प्रभाव है, जाहिर सी बात है, ग्रेविटी का इफेक्ट है, क्लियर है ना? तो समझना है इस चीज को। तो वाटर, विंड, आइस, इन सबके, और ह्यूमन एक्टिविटी, इन सबके प्रभाव, ये सब एजेंट है। ह्यूमन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ इरोजन। यार सब कुछ इरोड कर रहा है अपने, मैं बताया आपको, फोटो दिखाया अभी ऊपर माजी की, क्या कर रहे हैं माजी भाई साहब ने? पहाड़ तोड़ दिया मात्र 15, 16, 17 साल में। ठीक, बहुत कम समय में। ठीक है, तो कहाँ पूरे मतलब आप समझ लो पूरे एक्सोजेनेटिक फोर्सेस मिलकर बेचारे उस पहाड़ को 1000 साल में तोड़ पाते या 2000 साल में तोड़ पाते, वो माजी भाई साहब ने तुरंत निपटा दिया उसको 15, 16, 18 साल में, क्लियर है ना? ध्यान रखिएगा। ठीक, तो व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ इरोजन ऑन अर्थ? ठीक, तो कॉज क्या है फटाफट देख लेते हैं अपन। ठीक, तो बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं भाई, जैसे मैंने कहा ग्रेविटी, तो जितने भी जो काम कर रहे हैं, जितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वाटर जो है वो मेन फोर्स का काम करता है। ठीक, तो देखो ग्रेविटी हुआ,
जितने भी विंड, जैसे विंड चलती है, विंड चलती है तो टेम्परेचर डिफरेंस चलती है विंड, ठीक है। तो एक तरीके से सन जो है वो गर्मी पैदा कर रहा है एक जगह, तो वहां हवा लाइट होगी ऊपर उठेगी और हवा चलेगी दूसरी जगह से वहां पर। तो देखो सारे प्रोसेस जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना, ठीक। वाटर भी मूव कर रहा है, विंड भी चल रही है, तो ये सारे प्रोसेस क्या कर रहे हैं, ओरिजिनेशन इनका बहुत तगड़ा हो रहा है, ठीक, बहुत दूर कहीं हो रहा है, लेकिन उनका इफेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं एज एन एजेंट ऑफ इरोजन वो थोड़ा डिफरेंट है। क्लियर है? तो वाटर सबसे इंपॉर्टेंट, अर्थ के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ इरोजन कौन सा है, वो है वाटर, ठीक, रनिंग वाटर। इरोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ वेदरिंग कौन सा है, तो वो है भैया टेम्परेचर, ठीक। टेम्परेचर निपटा के रख, सब कुछ निपटा के रख देता है। क्लियर है? तो फर्दर अपन आगे देखते हैं, चलिए। तो प्रोसेस ऑफ इरोजन और टाइप्स ऑफ इरोजन। तो इरोजन नॉट ओनली इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेदर्ड मटेरियल बट वेरियस प्रोसेस ऑफ इरोजन further break down the weathered material into much smaller fragments while they are getting transported under the influence of any natural agent such as running water, wind and glacier। ठीक, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब अपन ग्लेशियर्स पढ़ेंगे, है ना, रनिंग वाटर पढ़ेंगे, रिवर्स पढ़ेंगे, तो इन सब में ये सारी चीज, भाई रिवर कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनाता है ना, फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लिवीज, ऑक्सबो लेक अपन देखेंगे, यू शेप वैली, वी शेप वैली, तो ये सब में अपने को समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से बना रहा है वो, है ना, कैसे इरोजन कर रहा है, ठीक। तो ये इरोजन का प्रोसेस है, ठीक। और इस इरोजन के अंदर बहुत सारे प्रोसेस काम करते हैं, इरोजन खुद भी एक प्रोसेस है। तो वेरियस प्रोसेसेस ऑफ इरोजन इंक्लूड्स, पहला है एब्रेशन, दूसरा है एट्रिशन। ये दोनों मैं आपको समझा चुका हूं, फिर एक और बार समझाऊंगा, टेंशन नहीं। कोरोजन, एक्शन, प्लकिंग और डिफ्लेशन। तो फटाफट देखते हैं इन पूरे प्रोसेस को। तो एब्रेशन क्या होता है भैया, मैंने आपको बताया कि जब आइस के साथ, ये वाटर के साथ, वाटर के साथ, जल के साथ ये रॉक क्या है, लुढ़क रहा है ना, तो जब ये रिवर के बॉटम पर टकराएगा तो रिवर के बॉटम पे क्या करेगा, ये प्रेशर डालेगा और फ्रैक्चर क्रिएट करेगा, तोड़ देगा। तो ये कहीं ना कहीं लाखों साल में क्या करेगा, इस रिवर की डेप्थ को बढ़ा देगा, है ना, वैली डीपनिंग करेगा, ठीक। और अगर ये रिवर की वॉल्स टकरा रहा है, रिवर की वॉल्स, वॉल्स मतलब आसपास, देखिए, तो ये अगर रिवर की आपस में टकरा रहा है दो पत्थर तो एट्रिशन कहलाएगा, और ये अगर नीचे टकरा रहा है तो क्या कहलाएगा, एब्रेशन। ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये देखिए पूरे ये लेटरल इरोजन इस प्रकार से होगा, साइड जो है वॉल्स किसकी, रिवर की, और वर्टिकल इरोजन इस प्रकार से होगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, ठीक। तो द एब्रेशन इज क्या है, एब्रेशन पूछा गया सवाल है भैया, एब्रेशन एट्रिशन क्या अंतर होता है, ठीक। एब्रेशन इज ए प्रोसेस ऑफ इरोजन विच ऑकर्स व्हेन मटेरियल बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय एनी नेचुरल एजेंट ऑफ इरोजन। नेचुरल एजेंट ऑफ इरोजन कुछ भी हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, आइस हो सकता है और विंड हो सकता है, ठीक है, और वेव्स भी हो सकती हैं, है ना, कोस्टल वेव्स, ठीक। तो एनी नेचुरल एजेंट ऑफ इरोजन वेयर्स अवे एट द सरफेस ओवर टाइम। तो सरफेस पर जो वियर अपॉन करते हैं, मतलब क्या है, ठोकते हैं, ठीक। So it is a process of friction caused by scuffing, scratching, wearing down, marrying and rubbing away of materials. When agent of erosion moves ahead loaded with sand, pebbles, fragmented rocks, comes in contact with surface, these particles get further degraded. This process is called abrasion. तो ये पार्टिकल खुद भी छोटा होगा बेचारा ये रॉक, और नदी को भी चौड़ी करेगा और गहरी करेगा। ऐसे ग्लेशियर जब मूव करेगा तो ग्लेशियर में जो अंदर उस नीचे की तरफ जो पत्थर हैं वो दूसरे पत्थर को घिस देंगे अच्छे से। समझ में आई बात की नहीं? देखो ग्लेशियर यहाँ मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है, सॉरी ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एक तरफ ये स्मूथ सरफेस बना देंगे और एक तरफ बहुत खुरदुरा बना देंगे। समझ में आई बात की नहीं आई? तो ये जहां से चढ़ रहे हैं वहां से बहुत स्मूथ सरफेस बन जाएगा, और जहां पर उतर रहे हैं वहां से क्या होगा, बहुत रफ सरफेस बनेगा। ऐसे ही विंड एक्शन देखो, विंड चलती है एक डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये पत्थर जो था एक जमाने में इतना चौड़ा था, ठीक, अब क्या है, विंड ने इसको घिस दिया है। क्योंकि विंड के साथ दिक्कत क्या है, जो पार्टिकल्स विंड के साथ उड़ रहे हैं, सेडिमेंट्स, ठीक है, वो सेडिमेंट ज्यादा ऊपर तक नहीं उड़ पाते हैं, तो वो नीचे नीचे घिस देते हैं। समझ में आई? टांगे टांगे छोटी कर देते हैं। समझ में आई बात? क्लियर है ना? तो ये एब्रेशन, तो विंड का एक पार्टिकल साथ में सेडिमेंट्स का इससे टकरा रहा है तो इसको घिस देगा, दैट इज कॉल्ड एब्रेशन, ठीक। तो दो अलग अलग पार्टिकल्स जब दो अलग अलग दो अलग अलग मटेरियल जब टकरा रहे हैं तो उसको बोलते हैं अपन एब्रेशन। क्लियर है? और जब अब ये देखो, अगर ये रॉक ऐसा ही एक और रॉक लुढ़क रहा होता है यहाँ पर और दोनों आपस में टकराते हैं तो उसको बोलते हैं अपन एट्रिशन, ठीक। तो एट्रिशन में कुछ छोटे होते दोनों। क्लियर है? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझा चुका हूँ लास्ट लेक्चर में भी, ठीक। तो इस प्रकार से देखो ये पानी है, ठीक, ये मूव कर रहे हैं आगे, लुढ़क रहे हैं, तो जब ये आपस में टकराएंगे तो दैट इज कॉल्ड एट्रिशन, ठीक। और जब ये नीचे टकराएंगे और आसपास टकराएंगे दैट इज कॉल्ड एब्रेशन, ठीक। एब्रेशन एंड एट्रिशन आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस ऑफ इरोजन, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो एट्रिशन इज एन इरोजनल प्रोसेस
Rocks and pebbles are carried in the flow by a river or other erosional agent. They repeatedly knock into each other, which causes the rocks to erode or break. As the rock continues to collide, they erode more and more, getting smaller and smaller until they are only sediments. समझ में आई बात? म्यूचुअल फ्रिक्शन इज द कोर ऑफ एटरेशन. क्लियर है? ये हवा चल रही है यहाँ से विंड में, तो जब लुढ़कते हैं, जब धीरे धीरे खिसकते हैं रॉक्स, बड़े बड़े छोटे छोटे कंपेरेटिवली बड़े साइज के रॉक जब खिसकते हैं तो उसको बोलते हैं क्रीपिंग. जब वो टप्पे खाते हुए चलते हैं तो उसको बोलते हैं सॉल्टेशन. और जब एयरबोर्न यानी कि पार्टिकल इतने छोटे हैं कि वो हवा में सस्पेंड हो सकते हैं तो उसको बोल सकते हैं एयरबोर्न पार्टिकल या सस्पेंशन. क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा. तो जब अपन विंड्स पढ़ेंगे आगे तो उसमें बताऊंगा मैं आपको कि भैया क्रीपिंग क्या होता है, सॉल्टेशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है ना. विंड द्वारा कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनाए गए हैं, तो आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में अपन रनिंग वाटर के द्वारा बनाए गए लैंडफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, वेव्स के द्वारा बनाए गए, ग्लेशियर के द्वारा बनाए गए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछता है. तो अलग अलग एजेंट्स के द्वारा किस किस प्रकार से ये जो एट्रीशन एब्रेशन के प्रोसेस काम करते हैं और इनके रिजल्ट में कौन कौन से बनते हैं, क्या लैंडफॉर्म्स बनते हैं, वो अपन सब देखेंगे. ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल भैया नदी जा रही है ना, आगे मैंने कहा ना, आगे अगर रॉक आ गया आपका, ठीक, तो वो मशरूम रॉक बन जाएगा. तो मशरूम रॉक क्या हो गया? एक मशरूम रॉक लैंडफॉर्म. ठीक, और ये किसके द्वारा बनाया गया है? विंड के द्वारा. ठीक, और किस पार्टिकल्स को? एयरबोर्न पार्टिकल, सस्पेंशन जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, और सॉल्टेशन जो पार्टिकल लुढ़क रहे हैं वो टकराते हैं नीचे रॉक से और उसको घिस देंगे लाखों सालों में. क्लियर है? तो इट टेक्स टाइम. मशरूम रॉक अपने आप में एक लैंडफॉर्म है जो किससे बनाया गया है? इट इज मेड बाय द इरोजनल या एब्रेसिव वर्क ऑफ विंड. क्या बोलेंगे उसको? एब्रेसिव वर्क ऑफ विंड. क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं फर्दर. तो देखिए ये हो गया एब्रेशन, जब नीचे टकराते हैं. एट्रिशन, आपस में टकराते हैं. सॉल्यूशन मतलब अगर घुलनशील, इस पानी में बहुत सारी चीजें घुल गई हैं उसको बोलते हैं सॉल्यूशन. अपन जाहिर सी बात है. तो ये देखो, ये पत्थर जब लुढ़केंगे नदी के साथ, सोचो जरा, तो नदी के बेड पर क्या गुजरेगी, खुद ही सोचो. और नदी की साइड्स पर या वॉल्स पर क्या गुजरेगी. ठीक है? तो नदी एज एन एजेंट ऑफ इरोजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट पावरफुल एजेंट है. ठीक, ध्यान रखिएगा. अगला प्रोसेस है कोरोजन. तो ये भी किसका प्रोसेस है भैया? इरोजन का. तो व्हेन सॉल्युबल रॉक्स लाइक डोलोमाइट, लाइमस्टोन, चॉक आर सेपरेटेड फ्रॉम रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ वाटर, द प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन. तो कोरोजन हो रहा है, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है. ठीक है? अपन देखते हैं हाइड्रोलिक एक्शन भी क्या होता है. एब्रेशन आपको समझ में आ गया, जब टकरा रहे हैं साइड में, और एट्रिशन मतलब आपस में टकरा रहे हैं. ठीक, तो कोरोजन इज द प्रोसेस ऑफ केमिकल इरोजन. Rocks or stones can be eroded as water gets into cracks and holes and dissolve the rocks through chemical changes. ठीक, तो ध्यान रखिए, तो डिजोल्व कर रहा है रॉक को. ठीक है? अगर यही देखो यहां पर देखना, रॉक क्या हो रहा है? डिजोल्व करके बह रहा है, साथ में ट्रांसपोर्ट हो गया, जा रहा है कहीं और. इसका मतलब क्या हो रहा है? ये कोरोजन इरोजन का प्रोसेस है. ठीक है? लेकिन अगर वहीं के वहीं अगर पानी रॉक के ऊपर पड़ा हुआ और वहीं के वहीं घोल रहा है और ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, तो वो वेदरिंग हो गया. समझ में आई बात? ठीक, तो घोल घोल कर अगर पानी बह रहा है तो वो इरोजन हो गया, और घोल कर पानी रॉक के ऊपर ही रखा हुआ है तो वो वेदरिंग हो गया. क्लियर है? तो वेदरिंग इन्वॉल्व्स ऑन सितु डिकम्पोजिशन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, और इरोजन इन्वॉल्व्स एक्स सितु. ध्यान रखिएगा, साथ में ले जाता है. ठीक है? फिर आता है हाइड्रोलिक एक्शन. हाइड्रोलिक एक्शन मतलब ये पानी का पावर. तो जब पानी की लहरें आके टकराती है दीवार से, तो दीवार में दरार पड़ जाएंगी, छेद हो जाएंगे, और ये दीवार एक समय आएगा जब पूरी दीवार टूटकर गिर जाएगी, टॉपल हो जाएगी. क्लियर है? तो ये टॉपल हो जाएगी, यहां पर गिर जाएगी, और फिर धीरे धीरे जो लहरें हैं इस दीवार को भी इन छोटे छोटे पत्थरों में कन्वर्ट कर देगी, अगेन एब्रेसिव और एट्रेसिव वर्क से. ठीक, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक एक्शन. ठीक है? ऐसे ही नदी जब चलती है, नदी बह रही है, तो नदी के अंदर आप देखेंगे तो नदी यहां से मोड़ लेती है. ठीक, मान लीजिए इस तरफ टर्न हो रही है, तो यहां पर इस वाली वॉल पर क्या होगा? जबरदस्त तरीके से इरोजन होगा, एक तरीके से वाटर प्रेशर लगेगा. ठीक, क्योंकि वाटर का भी तो वजन है, तो यहां पर जो बहुत सारा टूट फूट होगी इस रीजन में. ठीक है? उसको बोलते हैं अपन हाइड्रोलिक एक्शन. व्हेन द रॉक्स आर ब्रोकन इनटू पीसेस बाय एक्शन ऑफ फास्ट मूविंग वाटर, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक एक्शन. ठीक, किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक, कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप उसको ग्रुप ज्वाइन करें फटाफट और मुझे बताएं. ठीक, तो ये चारों अपन ने मेजर प्रोसेस जो है ना, कौन कौन से देखे अपन ने? एब्रेशन देखा अपन ने, एट्रिशन देखा. एट्रिशन को कोरेजन, CORR, ध्यान रखिए, ASION, कोरेजन भी कहते हैं. ध्यान रखिएगा एट्रिशन को.
और ये CORROSION, कोरोजन। कोरोजन का पैटर्न अपन ने पढ़ा, ठीक। ऊपर क्या होता है, कोरोजन और हाइड्रोलिक एक्शन, ये चारों प्रोसेस अपन पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको इरोजन पे आंसर लिखने का बोलता है तो डेफिनेशन अपन पढ़ चुके हैं। डेफिनेशन के बाद ये चारों प्रोसेस चिपका देना 20-20, 30-30 शब्दों में, आपका आंसर विल बी कंप्लीट, है ना। साथ में एग्जाम्पल भी देना और डायग्राम्स भी देना, ठीक। विल सी, जब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब देखेंगे। बिंदास, टेंशन वाली बात नहीं, बिल्कुल। एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो समय लगा के, ताकि रिवीजन करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगे। क्लियर है। और इस प्रकार से पढ़ोगे तो यार इसको बोलते हैं स्टेबल तैयारी यार, है ना। अगर रट भी लोगे चीजों को तो ज्यादा देर तक थोड़ी हो पाएंगी, क्योंकि कितना भी च्यवनप्राश खा लो, इतना क्वालिटी वाला च्यवनप्राश जो है अभी तक नहीं बना है जो आपको परमानेंट चीजों को याद रखवा दे, ठीक। चलिए, एक और प्रोसेस इसको बोलते हैं प्लकिंग। प्लकिंग मतलब चुनना, उसको उखाड़ना, समझ में बात। तो देखो, ये ग्लेशियर जा रहा है पहाड़ के सिरे पर खिसकता हुआ, और ये पहाड़ पर एक पत्थर जड़ा हुआ है अच्छे तरीके से, ठीक। तो ये जैसे हीरा जड़ा होता है मुकुट में, हीरा अपन ने निकाल लिया तो अपन बोलते हैं ना प्लग कर लिया उसको। तो ये प्रोसेस चल रहा है भैया साथ में। ग्लेशियर धीरे धीरे इस पर प्रेशर पड़ेगा, ठीक, और ये प्लग हो जाएगा, और यहाँ पर एक हल्का सा गड्ढा, ये डिप्रेशन रह जाएगा, ठीक। इसको बोलते हैं प्लकिंग। ये ग्लेशियर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक। तो एक तरफ तो स्मूथनिंग कर रहा है, ये दूसरी तरफ क्या कर रहा है, प्लकिंग कर रहा है, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो प्लकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इरोजन दैट ऑकर्स ड्यूरिंग ग्लेशिएशन। तो एज आइस एंड ग्लेशियर मूव्स, दे स्क्रैप अलोंग द सराउंडिंग रॉक्स एंड पुल अवे piece of rocks which causes erosion, pull away the piece of rock, ठीक है। तो plucking is when melt water from the glacier freeze around lumps of cracked and broken rock। तो broken rock के आसपास freeze हो गया, ठीक है, ये अपना water, ice water, है ना। when the ice moves down the hill, rock is plucked from the back wall, back wall से उसको खींच लिया जाता है, that is called as plucking। ध्यान रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वो है ये। आपको देखो जहां पे ग्लेशियर होंगे वहां देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो मैं दिखाऊंगा आपको जब ग्लेशियर पढ़ाऊंगा, ठीक, जो ग्लेशियर किस किस प्रकार से प्रोसेस बना रहा है। एक और प्रोसेस होता है डिफ्लेशन, जो कि विंड से होता है। किससे होता है, विंड से। तो देखो, जब विंड चलती है तो वो रेत उड़ाती है, तो सामने अगर अनकंसोलिडेटेड पार्टिकल है, अनकंसोलिडेटेड मतलब हल्के फुल्के जो आराम से हवा के साथ उड़ सकते हैं, तो हवा क्या करेगी, इन पार्टिकल्स को उड़ाकर कहीं और सेट कर देगी, खाली कर देगी, तो इस एरिया को खाली कर देगी, और इन पार्टिकल्स को उड़ाकर कहीं और सेट कर देगी। क्लियर है। तो देखो, यहां से इसको बोलते हैं ब्लो आउट बेसिन। तो ये किसकी वजह से बनता है, डिफ्लेशन की वजह से। हवा चल रही है, अभी इस डायरेक्शन में चलेगी, कभी कभी इस डायरेक्शन में चलेगी, तो जैसे जैसे हवा चलेगी इस डायरेक्शन में चली, तो इसने उड़ाकर इस मिट्टी को, पूरा यहाँ के एरिया को कहीं और सेटल कर दिया, तो यहाँ पर एक बेसिन बन गया, उसको बोलते हैं ब्लो आउट बेसिन। क्लियर है। तो डिफ्लेशन इज इरोजन बाय विंड ऑफ लूज मटेरियल्स from flat areas of dry uncemented sediments such as those occurring in desert, dry lake bed, floodplains and glacial outwash plains. The local areas subjected to deflation may result in deflation hollows or blowouts, ठीक। इसको बोलते हैं blowout basin। ध्यान रखिए। देखो भाई, आप में से बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जिनको लग रहा होगा कि अपन क्या फालतू की चीजें पढ़ रहे हैं सर, लेकिन मेरा विश्वास करो, तुम उठा के देखना तुम्हारा पेपर, ठीक। जनरल स्टडीज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये सारे सवाल पूछे गए हैं, इनको पढ़ लो, समझ लो, क्योंकि मेरा तो रिसर्च करा हुआ है भैया लास्ट 20 ईयर्स के पेपर्स पर, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, ठीक है। तो ये सारे शब्द कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में आए हुए हैं, तो इतना विश्वास रखो भैया फैकल्टी पे। क्लियर है ना, कि मैं यहाँ पर आपको केवल ज्ञान मंचन नहीं कर रहा हूँ, मेरा नहीं बता रहा हूँ, फालतू के फैक्ट्स आपको नहीं दे रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में बहुत सारी चीजों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्लियर है ना। तो ध्यान रखिएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ एटलीस्ट वो तो पढ़ना ही है यार, ठीक। ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में पढ़ा रहा हूं आपको, ताकि एक सब्जेक्ट को आप बेहतर तरीके से खत्म कर पाए विथ कॉन्फिडेंस। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया डिफ्लेशन। तो ये सारे अपन ने देखे, है ना, ये सारे क्या थे, प्रोसेस थे किसके, इरोजन के। एब्रेशन, एट्रिशन, कोरोजन, हाइड्रोलिक एक्शन, प्लकिंग और डिफ्लेशन। क्लियर है। तो ये अपना इरोजन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब एक कंसेप्ट आता है यहाँ पर, बेस लेवल। क्या आता है, बेस लेवल ऑफ इरोजन। तो बेस लेवल ऑफ इरोजन वो होता है, बेस लेवल इज द लोएस्ट पॉइंट बियॉन्ड विच द एनी एजेंट ऑफ इरोजन कैन नॉट इरोड। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि भाई बेस लेवल की बात करता हूं, तो मैंने कहा ये नदी है, तो नदी की इतनी ऊंचाई पर होगी, है ना, माउंटेनियस ट्रैक पर बहेगी, तो नदी बहुत पावरफुल रहेगी, तो वो उसको इरोजन बहुत पावरफुल तरीके से कर पाएगी, ठीक। लेकिन जब ये माउंटेनियस ट्रैक से निकलकर आगे की तरफ आई, एक ग्राउंड या मैदानी भाग में आई, तो इसकी स्पीड कम हो गई, तो इसकी इरोजन की पावर भी कम हो गई। तो इरोजन की पावर कम हो गई, पर ये डिपॉजिट कर देगी आसपास सामान, है ना, फ्लड लेके आके फ्लड लेके आएगी, डिपॉजिट कर देगी, इरोजन कम हो गया। और जहां पर ये समुद्र मिल जाएगी, यहां पर इरोजन हो गया खत्म, क्योंकि यहां पर स्पीड हो गई जीरो नदी की, और जैसे स्पीड जीरो होगी
यहाँ पर क्या हो गया, बेस लेवल रीच हो जाएगा। ठीक, तो ओशियन इज द बेस लेवल करंट। तो इसी प्रकार से हर एजेंट का, ग्लेशियर खिसक रहा है तो ग्लेशियर जहां पर खिसक जाएगा, रुक जाएगा, स्पीड जीरो, वो हो गया बेस लेवल। बेस लेवल मतलब नो इरोजन कैन बी डन। तो हम नदी को बीच में भी बेस लेवल लेके आ सकते हैं। अगर आपने नदी पर डैम बना दिया एक, तो नदी की स्पीड हो गई जीरो, तो नदी के पास जितना भी सेडिमेंटेशन है वो बिठा देगी जमीन पर, है ना, और नो इरोजन कैन बी पॉसिबल एट दैट टाइम। ठीक, तो अगर आप डैम बना रहे हैं तो भी आपने क्या कर दिया, एक तरीके से बेस लेवल रीच कर दिया किसी भी एजेंट ऑफ इरोजन का। क्लियर है? तो ध्यान रखिए, नदी हो चाहे ग्लेशियर हो चाहे विंड हो, विंड चलना बंद हो गई तो क्या हो गया, बेस लेवल रीच। ठीक, तो बेस लेवल क्या होता है, बेस लेवल इज द लोएस्ट पॉइंट बियॉन्ड विच एनी एजेंट ऑफ इरोजन कैन नॉट इरोड। इरोड नहीं कर सकता। नदी को आप रोक दोगे वो इरोड नहीं कर पाएगी, ग्लेशियर को आप पिघला दोगे वो इरोड नहीं कर पाएगा। तो इसी प्रकार से बेस लेवल रीच हो गया। ठीक, ध्यान रखिए, द लोएस्ट लेवल टू विच अ रिवर कैन इरोड इज बेस लेवल। वो क्या है, समुद्र लेवल क्या हो गया, इरोड। समझ में बात? तो देखो ये पहाड़ है, तो यहाँ से नदी बह रही है, नदी बहकर कहाँ पे आ रही है, मान लीजिए ये समुद्र में आके मिल रही है। तो इस पहाड़ को नदी जब तक गहरा करती आएगी, यहाँ से गहरा करती आएगी, जब तक कहाँ तक है, सी लेवल तक ना मिल जाए ये पहाड़, इसकी गहराई सी लेवल तक ना हो जाए। और ये नदी अगर सीधी हो गई, मतलब स्लोप सीधा हो गया इसका, तो फिर ये क्या होगा, फिर ये इरोजन नहीं करेगी क्योंकि बेस लेवल रीच हो जाएगा। क्लियर है? तो हर एजेंट चूंकि उसके अंदर एनर्जी है, इसलिए वो इरोड कर सकता है, और वो एनर्जी खत्म हो गई तो इरोजन जीरो होगा। क्लियर है? तो उसको बोलते हैं बेस लेवल, उस कंडीशन को बोलते हैं बेस लेवल। ठीक, मेरे ख्याल समझ में आ गया। आखिरी प्रोसेस जो है डिन्यूडेशन का, डिन्यूडेशन का आखिरी प्रोसेस जो अपन ने है वो है डेपोजिशन। क्योंकि अपन ने वेदरिंग पढ़ चुके हैं, इरोजन पढ़ चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ चुके हैं, लगभग लगभग इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन एक ही प्रोसेस है, और आखिरी प्रोसेस है डेपोजिशन। क्योंकि जो वेदर्ड मटेरियल भैया लेके जा रहा है कोई एजेंट, वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट भी तो करेगा, तो वो डिपॉजिट कर देगा चीजें, और उस डिपॉजिशन से बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनेंगे, एलुवियल फैंस, एलुवियल कोन्स, है ना, जो फ्लड प्लेन्स है, फ्लड प्लेन्स डेपोजिशनल लैंडफॉर्म है। समझ में आई बात? डेल्टा, डेल्टा क्या है, डेपोजिशन लैंडफॉर्म है, डेल्टा जो बनता है नदी का, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो डेपोजिशन इज द प्रोसेस वेयर मटेरियल बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय अ रिवर और एन एजेंट ऑफ इरोजन इज डिपॉजिटेड ड्यू टू द रीच और अप्रोचिंग ऑफ बेस लेवल। तो बेस लेवल रीच हो गया, अप्रोच हो गया, जीरो हो गई, नो इरोजन, रुक गया, एजेंट ऑफ डिपॉजिट कर दिया उसने। समझ में आई बात? क्लियर? जैसे आपने डैम बना दिया, नदी नदी बह रही है, बीच में डैम बना दिया, तो नदी क्या है, रिजर्वायर बना देगी, और जीरो हो गया, सब कुछ डिपॉजिट कर देगी। ठीक, और फिर से डैम खोल दिया, तो जब पानी बह जाएगा तो आपको एक प्लेन एरिया मिलेगा, सेडिमेंटेशन मिल जाएगा रिवर का पूरा। ठीक, तो deposition occurs when an agent of erosion loses energy. The deposition is the geological process in which sediment, soil, rocks are added to a landform or landmass. ऐड हो जाता है। ठीक, इरोजन में हटता है, सब्ट्रैक्ट हो गया लैंडफॉर्म से, और डेपोजिशन में ऐड हो गया। ठीक, तो विंड, आइस, वाटर, ग्रेविटी ट्रांसपोर्ट प्रीवियसली वेदर्ड सरफेस एंड मटेरियल which at the loss of energy, kinetic energy in fluid is deposited, है ना, बिल्डिंग अप लेयर्स ऑफ सेडिमेंट। तो यही होता है सेडिमेंटेशन, और इसी से बनता है सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक, ये डेपोजिशन होता गया, लेयर्स बाय लेयर्स बनती गई, वो लेयर्स आपस में चिपक गई, उनका सीमेंटेशन हो गया और एक हार्ड रॉक बन गया, तो उसको अपन सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। इसीलिए इसको सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से जो बना है उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। और ये वेदरिंग, इरोजन, और ये करोड़ों साल से, जब से अर्थ बनी है, ठंडी हुई है, इग्नियस रॉक बना है अर्थ के आसपास, वो तब से चला आ रहा है प्रोसेस ये। ठीक, तो बहुत पुराना प्रोसेस है। ठीक है, तो आगे इसको पढ़िएगा थोड़ा सा। हालांकि नल हाइपोथेसिस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, फिर भी देख लो। डेपोजिशन ऑफ सेडिमेंटेशन क्रिएट्स वेरियस डेपोजिशनल फॉर्म्स लाइक एलुवियल फैंस, एलुवियल कोन्स, फ्लड प्लेन्स, डेल्टास एटसेट्रा। Deposition occur when the force responsible for sediment transportation are no longer sufficient to overcome the force of gravity and friction, so creating a resistance of motion. This is known as null hypothesis. तो ये रेजिस्टेंस की जो हाइपोथेसिस है इसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। क्लियर है? तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जीरो हो गया, सब बिठा दिया उसने, गेम खत्म वहां पर, तो वहां पर डेपोजिशन चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर अपन ने पूरी चीजें कंप्लीट कर ली हैं। तो अपना वेदरिंग और इरोजन एज ए कंसेप्ट, है ना, एज ए प्रोसेस, कौन कौन से प्रोसेस काम करते हैं, सारी चीजें अपन ने पढ़ ली हैं, है ना। देखिएगा भाई ये लेक्चर, समझिएगा चीजों को। ठीक है, और जो भी डाउट्स है उसके लिए मैं ओपन हूँ। और ओपन किस पे हूँ, ये मेरा ग्रुप है unacademy_अनुराग शर्मा, टेलीग्राम ग्रुप है ना, इस पे आप ज्वाइन करें कृपया। और प्लीज जो भी डाउट्स हो बिंदास आप मुझसे पूछें, नोट्स भी मैं आपको इसी पर प्रोवाइड करूंगा, तो प्लीज इसको ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगा हो लेक्चर तो।
ठीक है। नहीं भी लगा तो कमेंट करो यार, नहीं भी लगाओ तो भी लाइक करो, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, किसी को तो अच्छा लगा, ज़्यादा लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है, कुछ लोग हैं अगर वो एक बार दोबारा देखेंगे या बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके देखेंगे या पूरे फ्लो के साथ देखेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। ठीक, तो कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर ले रहे हैं अनअकैडमी पर तो भैया 10% डिस्काउंट आप बिल्कुल प्राप्त करें, आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। और केवल आपको करना क्या रहेगा, अनुराग 27 का कोड आप पंच करेंगे, ये मेरा एजुकेटर कोड है, इसके साथ आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। चलिए इसी के साथ आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज के आनंद की जय हो। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, चलिए तब तक थैंक यू वेरी मच।